क्वेश्चन बाबू का डाउट है 18 नंबर, इसमें हो गया। हाँ 15 नंबर भी डाउट है। गोवा, उसमें क्या दिक्कत है? गोवा केंद्र शासित नहीं है बाबू लोग। इससे पहले जो क्वेश्चन बना दे दिए उसका आपको कितने लोग बना लिए? 18 का 18। चलिए अब इसमें कह रहा है 15 में कौन सा, इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी नहीं है? गोवा। गोवा तो आपको नहीं पता है? कंफ्यूज क्या है थी? कंफ्यूज थे। 16 नंबर का 16 और 18 देख लीजिए। 16 का रहा, 18 पहले देख लीजिए। लास्ट वाला क्वेश्चन है। सारे लोग से पहले जो क्वेश्चन दिया गया है लाइव वालों को पीडीएफ में है। क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, इनमें से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? मतलब किस तरह से एक नए राज्य को नहीं बनाया जा सकता है? तो कह रहा है किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाकर बनाया जा सकता है। भाई क्षेत्रफल को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाकर ये भी किया जा। सी नंबर कह रहा है, सुनिए ध्यान से, हम सुबह बैल कहीं का ऐसे ऐसे करता है, पढ़ेगा तब तो समझ में आएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हो। एक को क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोग से। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करके, इससे भी हो सकता है एक राज्य मतलब एक बड़ा सा राज्य जैसे यूपी बिहार है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में मिला दिया जाए। क्या बड़े राज्य को यूनियन टेरिटरी में मिला सकते हैं? नहीं, यूनियन टेरिटरी को बड़े राज्य में मिला सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि एक राज्य मतलब कोई स्टेट है, जैसे हमारे अगल पंजाब एक स्टेट है, क्या पंजाब को चंडीगढ़ में मिला देंगे? चंडीगढ़ को पंजाब में मिला सकते हैं, पंजाब को चंडीगढ़ में नहीं मिला। तो ऑप्शन डी में कह रहा है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र पर शामिल हो जाए, उसमें शामिल नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी सब बना दिया आप लोग। और कौन बकलोला पूछ रहा था? 12 नंबर दिल्ली क्या है रे? केंद्र शासित प्रदेश। खत्म। दिल्ली नहीं पता तुमको? एक केंद्र शासित प्रदेश है। बकलोलवा इतना चाव से क्वेश्चन पूछा, हमको लगा बहुत खतरनाक पूछेगा। 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए पुट यानी ऑप्शन की सहायता से बताइए कौन सा इसमें सही है। भारत संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है या नहीं है? इसके धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दिया। भाई इसके धारा आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का मान्यता दिया। हाँ विरोध किया था उन्होंने। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सिद्धारमैया के अध्यक्षता में कांग्रेस ने राज्यों के भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। सही है कि नहीं है? हाँ सही है। किसी को दिक्कत? अच्छा एक सेकंड सुनिए ध्यान से। एसके धर ने करा है, एसके धर ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुधार को वरीयता दी। ये भी सही है। सुनिए ध्यान से, एसके धर ने क्या भाषा को मान्यता दिया? तो ऑप्शन 2 नंबर पढ़िए, उसमें भी सही है। कह रहा है क्या? सुनिए ध्यान से, ए बकलोल लोग इधर देखो। कह रहा है नंबर एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा मतलब भाषा के आधार की तुलना में प्रशासनिक सुधार को ज्यादा वैल्यू दिया। तो क्या गलत कर रहा है? उसने भाषा को वैल्यू दिया क्या? नहीं। तो एसके धर ने भाषा को वैल्यू नहीं दिया और जेवीपी ने भी भाषा को मान्यता नहीं दिया। तीनों का तीनों क्या है? सही है। और कोई दिक्कत? 9 इसमें कौन सही हो जाएगा? तीनों लाइव वाले जितने अलग अलग क्या क्वेश्चन पूछती है? 9 नंबर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 फजल अली आयोग 7वां संविधान संशोधन। 53 नहीं होगा वो तो 53 दिया है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कहेगा। अच्छा मटेरियल में गलती लिख दिया है। कब लिख दिया जी?
किसी एक राज्य को बैठा देना। अब सुनो ध्यान से, आज किसी एक लड़की को सीट नहीं है, हम कह देंगे इस पे बैठ जाओ, या लड़का का एक का सीट नहीं है इस पे बैठ जाओ, तो ये पुनर्गठन थोड़ी है। आज किसी लड़की को कह देते हैं जगह नहीं है उधर जाके बैठ जाओ, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। अब हम एक पूरा नियम बना दे व्यवस्थित ढंग से कि लड़की कल से एकदम पीछे बैठेगी, ये ना हो जाता है पुनर्गठन। एक राज्य को पुनर्गठन थोड़ी कहते हैं, तो एक्सेप्शन आंध्र प्रदेश वाला तो एक्सेप्शन था, पुनर्गठन नहीं था। पकड़ो अब आगे बताते हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो क्लास का टेस्ट होता है उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताते। आप कोशिश कीजिए कि उसमें खुद से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें। पढ़ाने के बाद आपसे सवाल नहीं बनता है, हत्या कर देना चाहिए आप लोग का। चलिए वो देखिए, आपको नागरिकता के बारे में पढ़ा दिए थे। नागरिकता की चर्चा किस भाग में? भाग संख्या 2, आर्टिकल बोलिए 5 से 11। आर्टिकल 5 में किसकी चर्चा? प्रारंभ में नागरिक। आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिक। प्रारंभ में नागरिकता कितने विधि से थी? 3। जिसका जन्म भारत में हुआ, या दूसरा बोलिए, पहला तो जिसका जन्म भारत में हुआ, दूसरा माता पिता भारत, तीसरा संविधान लागू होने के 6 महीना पहले से भारत में आ गया। आर्टिकल ये तो 5 हो गया। 6 में पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए। बताइए इसमें कौन सा रूल लगा था? परमिट। परमिट कितने तारीख से लागू हुआ? 1 तारीख। कौन बोला है? बकलवा। परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948। तो जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उसके लिए टेंशन नहीं, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया उसके लिए भी टेंशन नहीं। 2 को काम एक्स्ट्रा, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के कम से कम 6 महीना वेट। 7 नंबर जो इंडिया से कहा चले गए थे? पाकिस्तान। फिर लौट के अगर आएंगे इंडिया तो उन लोग के लिए नागरिकता। ये कब से कब कहते? 1 मार्च 1947 के बाद लौट कर आएंगे तो उन्हें नागरिकता दे दी जाए। लेकिन ये बताइए, ये जो नागरिकता दी जाएगी 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, ये 1 मार्च 1947 को अगर कोई पाकिस्तान चला गया लौट के आएगा तो उसे नागरिकता दिया जाएगा कि नहीं? संविधान लागू होने से पहले तक उसको लौट के आ जाना है। समझा गया? पता चला अब्बे को रोएगा, कहेगा कि हमरे अब्बा जान चले गए थे लाहौर, हमको नागरिकता दे दीजिए। देगा? 4 जूता देगा। कहेगा तो सामने 3 साल का टाइम दिए। संविधान लागू हुआ 1950। कितने साल में? 50। तुम पाकिस्तान को समझ लो, बुझ लो खूब अच्छा से, तुम्हारे पास पूरा टाइम है। 1 मार्च 1947 से पहले अगर बाद गए हो तो 1 साल रह लो, 2 साल रह लो, 3 साल रह लो। संविधान लागू मत होने दो। जैसे भारत का लागू होगा तुम्हारे लिए स्विच ऑफ कर देगा आदमी। ऐसा थोड़ा हो कि जब भी भोर होगा चलो भारत का तो संविधान है ये, हम लोग को क्या देगा? नागरिकता। तब नहीं देगा। अब बताइए 8 में विदेश में घूमने, विदेश में नौकरी करने, पढ़ने से क्या हमारी नागरिकता खत्म होगी? विदेश भ्रमण से हमारी नागरिकता या नौकरी करने से हमारी नागरिकता खत्म नहीं होती है। 9 में बताइए विदेशी नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म। 10 में नागरिकता का बना रहना, सरकार जब तक हम कोई बहुत जघन्य अपराध नहीं करेंगे हमारी नागरिकता खत्म नहीं होगी। ये 11 में क्या था?
नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के किस मंत्रालय को? गृह मंत्रालय को। अब बताइए, क्वेश्चन बताइए, संविधान जब बना था तो उस समय क्या नागरिकता का प्रावधान बहुत ज्यादा था या नॉर्मल था? नॉर्मल था संविधान बना। अतः संविधान निर्माताओं ने कहा कि भैया हम लोग संविधान बनाए कि भारत का विभाजन का मैटर देखे, उससे अच्छा हम संविधान बना के चले जाते हैं। अब आर्टिकल क्या दे दिया ये लोग ने? 11, कि भाई आने वाले समय में आर्टिकल 11 का प्रयोग करके संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। संसद क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो आगे जाके संशोधन किया गया संविधान में। तो संविधान में नागरिकता संबंधी सबसे पहले कुछ नियम बनाइएगा तब ना संशोधन कीजिएगा। तो नागरिकता के लिए एक पहला बार भारत में अधिनियम आया, नागरिकता अधिनियम। कौन आया? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, अंग्रेजी में सिटीजनशिप अमेंडमेंट कहिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिक अमेंडमेंट नहीं होगा, केवल एक्ट होगा। नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया? 1955 में। क्वेश्चन आएगा, भारतीय नागरिकता की जो व्यवस्था है वो मूल संविधान से है या अमेंडमेंट एक्ट 1955 से है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अभी जितने हम लोग को नागरिकता मिला है ये किस अधिनियम से मिला है? 55। कब में? 55 में। हालांकि संविधान जब बना था तो उस समय भाग 2 में भी किसकी चर्चा थी? नागरिकता की। भाग 2 में किसकी चर्चा थी? नागरिकता। तो उस समय भाग 2 में जो नागरिकता थी वो उस समय केवल सेटलमेंट के उद्देश्य से रखा गया था। आर्टिकल 5 से कहां तक था? 11 तक, कि जो देश में विभाजन हो रहा है उससे लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, उससे जो नागरिकता को दिया जाए टेम्पोररी, उस व्यवस्था को करने के उद्देश्य से रखा गया था। बाद में हम लोगों ने कौन सा अधिनियम लाया? नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता जो अधिनियम था ये कब आया था? अधिनियम कब आया? 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें कहा गया कि भारत को 5, किसी भी लोगों को भारत में नागरिकता चाहिए तो आपको 5 विधि से नागरिकता मिलेगी। कितनी विधियों से? क्वेश्चन आएगा, भारत में नागरिकता संबंधी पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? 1900। गलत हो जाएगा, इसमें कोई संशोधन नहीं किया, बल्कि ये तो नया नया खुदे ले आ रहा है। संशोधन का मतलब होता है कोई चीज सुधार करके दोबारा बनाना, अगर उसमें कमी है तो। इसमें तो अपने लेके आ रहा था भैया अच्छे ढंग से, न कि सुधार कर रहा था। तो नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955। इसमें कई बार सुधार हुआ। 1986 में हुआ, 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2019 में हुआ। 2019 में सीए एनआरसी वाला सब चीज जो था वहां पर ये हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, तो अब एनआरसी वाला तो मैटर ही अलग चीज हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। एनआरसी लोग राजनीतिक चीजें ज्यादा हो जाती हैं। और एनआरसी में क्या है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़े। क्या करे? तूल पकड़े, ताकि इससे लगेगा ना देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है जो दूर तक सोच सकते हैं। एनआरसी में 2 लिस्ट है। एनआरसी में जो जो का पेपर्स की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपके पास नहीं है तो सही में आप नागरिक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के मूल निवासी होने के बावजूद वो सब पेपर नहीं है। जैसे बंजारा जो ट्रेन पे देखे होंगे, बंजारों को देखें ट्रेन में स्टेशन किनारे ऐसे झोपड़ी बना के रहते हैं, आज ही स्टेशन कभी उस पे। उनके पास बेचारों का ना आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं है, ना जमीन है, ना कुछ है, ना आप में से कितने लोगों का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है? सबके पास है, हो गया काम खत्म। कितने लोग के पास ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपियरिंग है, मतलब इंटर पास है? हो गया आप लोग को काम खत्म, नागरिकता में आ गए, एनआरसी में आ गए, नहीं छटेंगे, नहीं छटेंगे, हो गया। बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, एनआरसी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अब नागरिकता अधिनियम हम समझते हैं 1955 में क्या क्या चीजों को कहा गया था।
देखिए इसमें फर्स्ट नियम जो आया था वो कहता है कि जन्म के आधार पर नागरिकता। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। पहला व्यवस्था जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। इससे बहुत भीषण गलती हो गया। देखिए जन्म के आधार पर कह दिया गया कि कोई भी लड़का यदि भारत में जन्म ले लिया तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 1955 में जितना बुद्धि जितना ईमानदारी था उसी आधार पर बनाया गया। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाए। तो जिसका भारत में जन्म होता था उसे भारत में कैसे नागरिकता मिल जाएगी? ऑटोमेटिक जन्म के आधार पर उसे नागरिकता मिल गई। लेकिन इसमें एक बहुत घोर अपराध गलती हो गया था। गलती ये हुआ था कि पाकिस्तान वाला जो था सब 4-4 को ब्याह करेगा, सब लोड करके भारत में छोड़ देता था। अब भाई वो सब यहाँ आके उन सब का डिलीवरी हो जाता था। यहाँ डॉक्टर भी अच्छे, सस्ता में इलाज भी, और उस सब आतंकवादियों को किसकी नागरिकता मिल गई? भारत। उन चोटों के वजह से इन नागरिकता में बहुत बड़ा एक सेंध पकड़ा गया। आप बताइए ऐसा ये जो नियम बनाया गया, बाबुआ टेक मत ले ऊपर से, दीवाला है वो चल जाएगा नीचे, उधर दीवार में थर्माकोल है वो टेक ले रहा है, उस पे नीचे मिलोगे एक के बार तुम भी खत्म हो जाओगे, नागरिक तो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई ऐसा टेक ले रहा है उस पे जैसे लग रहा है कि मत लेना लोग उस पे, कहाँ जाओगे? नीचे चल जाओगे। हाँ पहले नीचे उसका उधर लड़का को बैठना था, इसलिए हम लोग वहां आधा दीवार चला, क्योंकि हमें पता था कि लड़कों को एक बार समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर लड़की को बैठना था, इसलिए हम पूरा कंक्रीट करवा दिए, क्योंकि हम माथा लगाते चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ा गए हम, लेकिन कोनो बतिये नहीं सुनती है। वही में कोनो देखेगी खान सर खाली झूठ बोलते हैं, देखो ढकेलते ले चल जाएगी नीचे वहां पे। इसलिए इधर सिक्योरिटी ज्यादा है, उधर कोई दिक्कत नहीं, लड़का सबको कोई दिक्कत नहीं, समझदार होता है सब। चलो ध्यान से अब आप बताइए बाबू, सब लोग मित्रों सब लोग बताओ, क्या ये इसमें कमी थी कि नहीं कमी थी? इसका सर्वाधिक मिसयूज किसने किया? हाँ पाकिस्तानी वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इमरान खान को ही देखो, वो 64 साल की शादी में अपनी उम्र में तीसरी शादी किया, और मीडिया के इंटरव्यू में जो तीसरी शादी किया उसका कार्य ने क्या नाम था? कह रहा था ये मेरी जिंदगी है। यार एक 64 साल का बुढ़ा एक 18-19 साल के लड़के की तरह स्टेटमेंट दे, वो भी प्रधानमंत्री हो गए। अरे तुम्हारा कौन जिंदगी जीना है तो प्रधानमंत्री के पद छोड़ो, जाओ अपना जिंदगी जियो। जब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना किसी चीज को संभालने के लिए, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगा, वरना अपना परिवार जीना है ना तो चल जाओ अपने। यहाँ पे मोदी जी को देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते। यशोदा क्या नाम है उनका? हाँ यशोदा बेन पटेल। योगी जी को देखिए, इधर साफे आदमी, कोई मतलब ही नहीं है, कौन सी होता है ये सब ब्याह शादी। तो इसका बहुत ज्यादा क्या हुआ? मिसयूज हुआ। जन्म के आधार पर नागरिकता का सर्वाधिक मिसयूज हुआ। अतः इसमें पहला संशोधन किया गया 1986 में, 1986 में, और कहा गया 1986 में कि वो जिसका जन्म हुआ है उसका माता पिता भी क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर से तुम लोड करके आओ यहाँ लड़का हो जाएगा तो तुम्हें, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? नागरिक, भारत का नागरिक होना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। इसका सर्वाधिक मिसयूज किसने किया? चलिए अब दूसरा देखते हैं, आतंकवादी सब। दूसरा कहता है वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। हमें दूसरा तरीका है नागरिकता लेने का, वंश के आधार पर। हम लोगों को नागरिकता कैसे मिली है? वंश। हमें नागरिकता कैसे मिली? क्योंकि हमारे पिताजी भारत के नागरिक थे, हम उनके वंशज, हमें नागरिकता फ्री में मिल गया। जिस तरह से हमें वंशानुगत जमीन मिला उस तरह से हमें नागरिकता मिली है। आप सबको कैसे मिला? वंश के आधार पर। आपके माता पिता क्या है? भारतीय, अतः उसमें क्या हो गया? वंश के आधार पर। लेकिन भारत एक पितरी समाज देश है, यहाँ पिता की वरीयता होती है। आपसे कोई पूछेगा आप किसके लड़का है तो पिता का नाम बताते हैं, जबकि माता पिता दोनों के संतान है तो पिता का नाम बताते हैं। अगर किसी के पिता नहीं है ना तो भी माता का नहीं बताएगा, पिता को स्वर्गीय लगा के बताएगा लेकिन नहीं को बताएगा।
समझ में आ गया। तो शुरुआत में जब इसमें लिखा गया था 1955 में नहीं आया था नागरिकता ने, कहा वंश के आधार पर, और वंश पहले किस आधार पर था? पिता के आधार पर। तो वंश में किसका था? पिता के आधार पर। अब आप बताइए, यहाँ वंश लिखा था पिता के आधार पर, महिला सब इस पे केस न करे, ऐसा हो सकता है? लेकिन महिलाओं का ध्यान गया 1992 में। कब गया? 92 में कहा गया कि वंश माता के आधार पर नहीं होता है। तो इसमें पहला संशोधन कब किया गया? 1992। और कहा गया कि माता और पिता दोनों के आधार पर, माता और पिता दोनों के आधार पर। ये बताइए, सानिया मिर्जा का लड़का होगा, हो गया? हाँ, लड़की है कि लड़का? हाँ, बेटी है। तू बेटा कहां से कह रहा है? सानिया मिर्जा का क्या हुआ? लड़की हुई है। अभी बताइए, उसकी जो संतान हुई है उसे भी किस आधार पर नागरिकता? वंश। उसके पिता भले आतंकवादी हैं, लेकिन उसके माता जो है वो तो भारत की नागरिक है। वो क्या है? भारत की नागरिक। तो क्या उसके लड़का को भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं? बिल्कुल दी जाएगी। क्या की जाएगी? बिल्कुल दी जाएगी। लेकिन याद कीजिए, इसमें कहा था आर्टिकल 5 प्रारंभ में नागरिकता 6 पाकिस्तान से है, 7 भारत से जो गया था लौट किया गया, 8 विदेश घूमने पर नहीं है, 9 कहता है अगर विदेश का ले लिए तो भारत का गया। सानिया मिर्जा का जो लड़कवा है, संतान है उसका, उसको जो पाकिस्तान में भी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगा अपने बाबूजी के आधार पर। अगर उसका लड़का या लड़की बड़े होने के बाद 18 साल का जब उम्र होगा तो नागरिकता का बेसिकली आपको फायदा 18 साल के बाद ही मिलता है। उससे पहले कुछ ही मिलता है। आधार कार्डो जो बनता है उसका भी वैल्यू नहीं रहता है। 18 साल से पहले पैन कार्ड नहीं बनेगा, अकाउंट नहीं खुलेगा, खुलवाएंगे तो एगो गार्जियन चाहिए उसके साथ, है कि नहीं? तो कौन काम का आपका अकाउंट? वही मेल मालिक रहता है। जमीनों लिखवाएंगे तो एगो अभिभावक होना चाहिए। तो नागरिकता से जो जो फायदा मिलता था वो 18 साल से पहले तो मिलता ही नहीं है। पासपोर्ट बनवा लेंगे, 18 साल से पहले कौन पासपोर्ट बनेगा? वहां पे नहीं बनता है। वहां पे टूरिस्ट पासपोर्ट बनेगा तो गार्जियन होना चाहिए, एक साथ घूम जाएगा। तो जब उसका लड़का, सानिया मिर्जा की संतान 18 साल से बड़ी होगी तो उसे बाप के आधार पर पाकिस्तान में वंश के आधार पर नागरिकता हो जाएगी। किसके आधार पर? पिता के। अगर उन्होंने पिता वाला ले लिया तो किसका उल्लंघन हो गया? भाग 9 का। मम्मी वाला हो गया, गया काम से, सटला तो गई लो, खत्म कहानी। लेकिन अगर उसका लड़का या उसकी लड़की पाकिस्तान की नागरिकता को एक्सेप्ट नहीं करती है तो वंश के आधार पर उन्हें भी भारत में नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि वंश का निर्धारण 1992 में माता और पिता दोनों के आधार पर हो गया। अब बताइए, सानिया मिर्जा वर्तमान में पाकिस्तान की नागरिक की भारत की? भारत की, क्योंकि उसको आर्टिकल 9 अच्छे से पता। और कितना होशियार है, दिख रहे हैं? वो अपने बुढ़ऊ के नाम पर पूरा पाकिस्तान घूम रही है। बुढ़ऊ समझते हैं? पति उसको उसके नाम पर पूरे भारत में घूम रही है। अब देखिए, पाकिस्तान में, और भारत तो उसका देश है, ये है यहाँ। हालांकि उसने भारत की नागरिकता नहीं ले रखी है। आगे बढ़े, वंश के आधार पर नागरिकता समझ में आ गया। भारत की नागरिकता ली है, पाकिस्तान की नहीं ली। तो नागरिकता 1955 में अधिनियम आया था। 1955 में 2 आधार देख लिए, कौन कौन? जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जो नागरिकता दिया जाता है, इस नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया? 1906। और यही नागरिकता में पहला संशोधन भी था। और क्या जोड़ा गया कि माता और पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप क्या कर लीजिए, भारत के नागरिक हैं और मतलब विदेश के हैं, यहाँ आने के बाद जन्म हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ के नागरिक? ऐसा नहीं है। उस तरह से तो बहुत लोग आते हैं, घूमने फिरने आएंगे, यही लड़का हो जाएगा। वो सब महिलाओं को नहीं समझ में आता। लड़का होने का टाइम है तो घूम का रही है रे? अरे घरे में बैठो शांति से। वहां तो ना लंदन से चल आएगी, यहाँ लड़का हो जाएगा। पिटाने वाला काम करती है कि नहीं? घूमेगी यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? बैठिए, आगे बताते हैं। अगला देखते हैं, दूसरा नंबर होता है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। पंजीकरण। तीसरा व्यवस्था होता है पंजीकरण। पंजीकरण में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि भारत की नागरिकता लेनी है तो भारत की नागरिकता लेने के लिए उसको कुछ शर्तें हैं। पहला कि भारत में वो किसी से क्या करे? विवाह कर ले।
विवाह करे या कोई बड़ा नौकरी लंबे समय से क्या कर ले, नौकरी करे। और एटलीस्ट भारत में कितने साल रहना चाहिए, 7 साल बिना गैप किए। कितना साल, 7। इसमें एको बार वो विदेश गया हो लेकिन अपने देश ना, तो 7 साल उसे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके बीच में वो घूमने के लिए जा रहा है अपने भी देश में, तो आप मना नहीं कर सकते। अब देखिए, एक होता है घूमने जाना, एक होता है रहने के लिए चले जाना। अगर हम अभी चले जाए नेपाल, 10 दिन में चले आए, तो रहने थोड़ी गए थे, घूमने गए थे। यहाँ पर समझ में, हम रूस चले जाए, घूमने गए थे, रहने नहीं गए थे, तो उसे कितना साल रहना पड़ेगा, 7 साल। कितना साल, 7 साल। सानिया मिर्जा का शादी हुआ शुएब मलिक से। अगर शुएब मलिक चाहता है कि पाकिस्तान ठीक देश नहीं है, कुछ भी कर लोगे आतंकवाद का मोहर लगेगा ही, तो शुएब मलिक चाहता है कि हम भारत की नागरिकता ले ले, तो उसके पास शर्त कंप्लीट है, एक ठो, कि वो भारत में विवाह किया है भारत की महिला सानिया मिर्जा के साथ। नौकरी तो करता नहीं, लेकिन उसको कितने साल रहना पड़ेगा, साल। यहाँ रहा है कि नहीं, नहीं रहा है, तो उसको जमाई बन के भारत में कितना साल रहना पड़ेगा, तो जमाई को जमाई राजा बना दिया जाएगा। आइए, आपको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता। लेकिन क्या 7 साल रह जाएगा तो मिलिए जाएगा, कंपलसरी नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है। जैसे यूपीएससी के लिए क्या चीज का होना जरूरी है, ग्रेजुएशन। तो क्या जितने ग्रेजुएशन है सबको यूपीएससी मिल गया, वो एक मिनिमम चीज है कि इतना रहिएगा तो विचार किया जाएगा। तो भारत में आपको क्या करना पड़ेगा, ब्याह, उसके बाद 7 साल वेट, इसके बाद जाएगा यह विभाग, किस विभाग में, संसद के गृह मंत्रालय का हेड ऑफ डिपार्टमेंट मोटा भाई। अंतिम डिसीजन किसका रहेगा, मोटा भाई अमित शाह का। अमित शाह के पास जाएगा शुएब मलिक, अच्छा नागरिकता दे दो, कोनो बगल से कहेगा पाकिस्तानी है, फाड़ दो। समझ में आ गया कि नहीं, हाँ? नहीं नहीं, कोई इंतजार नहीं, ये दूसरा रजिस्ट्रेशन है, 7 साल। ये दूसरा, वो 6 महीना वाला खत्म कहानी। जो परमिट नियम था ना, खत्म, उसका आपका कोई वैल्यू है। संविधान लागू हुआ, बाढ़ में गया तेरा परमिट सब खत्म कहानी। वहां पर संविधान वालों ने जो भाग 2 में नागरिकता दिया है, याद रखिए, वो नागरिकता ना देके सेटलमेंट का काम किए थे, क्योंकि अस्त व्यस्त हो गया था माहौल। उस बैठ के संविधान बना रहे हैं और उधर पाकिस्तान से लाखों लोग आ रहे हैं, यहाँ से लाखों लोग जा रहे हैं, बॉर्डर पे कटा रहे हैं, झमेला हो गया यहाँ पर। तो उन लोगों ने ऐसा नियम कानून नहीं रखा। और हालांकि उस समय लोग इतना विदेश में जाते भी नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे, उस समय फ्लाइट उतनी नहीं थी, लोग के पास नेट, इंटरनेट, मोबाइल नहीं था। जहाज का टिकट बुक करना बड़ी आफत होता था, कैंसिल उनसिल नहीं करा पाते थे। पहले आज ना ऑनलाइन हो गया है, आज कैंसिल हुआ 1 मिनट में बुक हो गया, क्योंकि पूरी इंडिया देख रही। उस समय नहीं था, तो लोग उस समय विदेश जल्दी नहीं जाते थे, इसलिए मिसयूज नहीं हुआ। वरना ये जो जन्म के आधार पर था, तो धाए धाए मिसयूज होने लगता है। यहाँ समझ में कि नहीं, पंजीकरण का भी मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आतंकवादियों के लिए 7 साल कौन सा बड़ा समय होता है, क्योंकि आतंकवादियों का एक बड़ा वेल ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन चलता है। वो लोग शादी करेंगे भारत में किसी के साथ, तो भारत में शादी करना बहुत नॉर्मल हो जाता है। यहाँ तो ऐसे भी बाप है सब, जो अपनी बेटी को बेच देता है सब। मतलब समझिए, बेचने का मतलब केवल पैसा से नहीं बेचना। लड़की का उम्र है 17 साल, 18 साल, कोई आदमी बिजनेसमैन वाला करोड़पति है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, बंगला है, 42 साल उम्र है, नहीं देखेगा कि लड़की की अपनी पर्सनल जिंदगी भी कुछ होती है, ब्याह कर दो। बेचना ही नहीं होता है उसको, उसकी अपनी पर्सनल जिंदगी नहीं है। कोई कमा लियो, आपको कमाने के लिए जितना जीवन में आप कमाइएगा, याद रखिए, जीवन जीने के लिए उसका केवल 10% यूज कर पाइएगा, 10% भी नहीं यूज कर पाइएगा। तो ऐसे कर देता है लोग यहाँ पर, बियाह शादी, उस लड़की सब बेचारी वही पहुंचती है सब, सुसाइड टुसाइड कर लेगी सब, उसका अपने पर्सनल जिंदगी है कि नहीं। तो भारत में गरीबी इतना ज्यादा है, आतंकवादी आएगा सब, किसी भी गरीब उरीब से क्या कर लेगा, सब शादी कर लेगा, सब बाप को दे देगा, सब 2-3 लाख रुपया, अपने टाई हुई लगा के खूब अच्छा से रहेगा, उसको मानेगा भी ठीक ठाक से, क्योंकि उसका तो चाल कुछ और है। अब भारत की नागरिकता मिल गई, बस हो गया, नागरिकता मिल गया, भारत में सब काम हो गया। और भारत के अगर नागरिक नहीं है तो सिम कार्ड खरीदने जाइएगा तो क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। अब बताइए, भारत में आप कल्पना कीजिए, भारत में कोई आया उसके पास सिम कार्ड नहीं है, क्या कर पाएगा। तो आपको, आप विदेश में जाएंगे या कोई विदेशी आता है ना, तो पासपोर्ट दिखाता है, क्या दिखाता है, पासपोर्ट। उस पासपोर्ट के आधार पर उसको क्या मिलता है, सिम कार्ड। और उस सिम कार्ड की भयानक सर्विलांस होती है कि इंडिया का नहीं है, उसका स्पेशल कोटा होता है उसका। समझ में आ गया। जब भी कोई विदेशी भारत में आता है ना, जैसे मान के चलिए कोई पाकिस्तानी, अच्छा ही पाकिस्तानी आया, घूमने आया, हम ही नहीं करेंगे 100% खराब है, बहुत लोग अच्छे भी होंगे वहां पे भी, हम लोग को तो खाली खराब के दिखे हैं सब आज तक।
तो वो अच्छा इंसान भी अगर दिल्ली आता है तो वो दिल्ली एयरपोर्ट में उस रास्ते से निकल ही नहीं सकता जिससे इंडियन निकलते हैं। विदेशी को लिए गेटे अलग रहता है, इमिग्रेशन रूम कहते हैं। वहां के वो फॉर्म भरेगा कि हम पाकिस्तान से आए, इतना दिन रहना है, सब काम यही सब है। और वहां से निकलेगा ना तो पाकिस्तानी रुपया देगा तो उसको गांधी जी वाला मिलेगा ना, तो जिन्ना वाला लेके आया है, फिर उसको क्या मिलेगा, गांधी जी वाला। और उसके बाद उसको सिम कार्ड अलॉट होगा, और उस सिम कार्ड की ज्यादा वैलिडिटी नहीं रहती है। जितना दिन का वीजा मान के चले 3 महीना के लिए है ना, 3 महीना में सिम कार्ड खत्म हो जाएगा वहां पे। और उसका सर्वलांस बहुत तगड़ा होता है। तो वो कोई क्राइम व्राइम कर पाएगा? पहले ही से उन नजर पे कंपनी वो सिम कार्ड बनाती है हाई अलर्ट करके कि ये किसको देना है, विदेशियों को जो घूमने फिरने आए। बस किसी भी देश में आतंकवाद फैलाना है, किसी भी आतंकवादी को हथियार मत दीजिए, क्या दे दीजिए, नागरिकता। हर एक काम कर सकता है नागरिकता के आधार पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग आई कार्ड लेने आए थे, आधार कार्ड दिए थे। अब बताइए अगर कोई नागरिकता नहीं रहता, आधार कार्ड बनता? भगा देते हम, यहीं से पकड़ के दे देते पुलिस को। देखिए ये पाकिस्तानी है, ऐसे करके पाकिस्तानी मिल जाता तो हम पुलिस को नहीं देते। उसी का बिरयानी बनाते। देसीकरण। हम कसम से बताते हैं, हम उतना नफरत दुनिया में किसी से नहीं करते जितना उनसे करते हैं, क्योंकि वो एक देश नहीं है, दुनिया में रह रहे 180 करोड़ मुसलमानों को अकेला गाली सुनवाता है। एक अकेला देश। बोलिए भाई, अभी रहने तो नहीं, यहाँ दोहरी नागरिकता हम खुद बता देंगे। क्या मिलेगा? रहने दो, अभी हम बता देंगे आगे। तो ऐसा थोड़ी है कि आप आगे पूछेंगे तब बता देंगे। अभी एक नागरिकता खत्म थोड़ी हुआ। आप भाग 1 से सवाल पूछिए, उसमें कोई दिक्कत है? इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया? आप ध्यान से रखिए, हमारे पास एप्लीकेशन पे आए टाइम पे वर्तमान में 23 लाख स्टूडेंट, 23 लाख। और हम पढ़ाते वक्त में ये ध्यान रखते हैं कि यदि 1% विद्यार्थियों को भी डाउट हो जाएगा ना तो हम मर जाएंगे उनका डाउट क्लियर करते करते। 23 लाख का 1% जोड़ लीजिए, लगभग 2.5 लाख हो जाएंगे सर। तो हम उस तरह से पढ़ाएंगे ना कि अगर डाउट हो जाए तो फिर हम मर जाएंगे, पढ़ाई नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम सही, लेकिन आपको डाउट नहीं होगा। समझ में गया? ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होते हैं, बड़ा तामझाम होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं देसीकरण। इसमें क्या होता है? देसीकरण। देखिए, देसीकरण में एक चीज कहा गया है कि अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, हम अगर अब बहुत अच्छा है, मान के चलिए उसे भारत की कोई ना कोई एक भाषा आती है, वो कला का क्षेत्र में अच्छा जानकार है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या हो, अच्छा जानकार हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर वो लगातार 10 साल भारत में रह जाता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। देखिए ना, 10 से देसीकरण, 10 से 10। समझ में गया? जैसे भारत पाकिस्तान से एक आदमी आया था, गायकार था, क्या नाम है, अदनान सामी। क्या नाम था? अदनान। क्या अदनान सामी को भारतीय भाषा आती है? आती है यार, गाना अच्छा गाता है अदनान सामी, तो बिना भाषा हिले गाना आएगा। और वैसे भी पाकिस्तान के लोगों को इंडिया की भाषा आती है, वो लोग भी उर्दू बोलते हैं, हम लोग भी 60% तो उर्दू का ही यूज करते हैं। उर्दू हिंदी वो लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। अदनान सामी को भाषा आती थी कि नहीं आती थी? क्या विज्ञान आता था? क्या थी? कला। कौन सी कला? गाने की, सिंगिंग की कला थी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसे कितने साल मिट खाया जा रहा है जी? हम मिटा दिए। 10 साल तक भारत में क्या रहा था, उसे नागरिकता मिल गई कि नहीं मिल गई? आराम से मिल गई। किसी को कोई दिक्कत है? उसे नागरिकता कैसे मिल गई? देसीकरण के आधार पर। तो देसीकरण की व्यवस्था अच्छी है या खराब? बहुत अच्छा है। जितना वीवीआईपी लोग हैं सबको बटोर के लेके आ जाओ। नासा का कोई वैज्ञानिक है उसको भारत में बुलाइए, तो भैया वो अंग्रेजी भी जान जाए, कोई भारतीय भाषा तनी मनी हो जान जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बहुत बड़का वैज्ञानिक है, क्या कीजिए, भारत में बुलाइए, 10 साल रखिए, उसको क्या दे दीजिए, नागरिकता दे दीजिए। तो अच्छी बात है कि नहीं? तो अच्छे लोगों को इसका आतंकवादी यूज कर पाएंगे। ये बहुत इजी तरीके से मिलता है, लेकिन इसका आतंकवादी यूज नहीं कर पाते। वो खूब से खूब भाषा सीख लेते हैं, 10 साल समय बिता सकते हैं। तो जरा कला क्या आएगा, बम चलाना। विज्ञान में क्या रहेंगे सब, कैसे डेटोनेटर लगा के ब्लास्ट करना, इस सब पे तो वैल्यू नहीं मिलेगा। तो बताइए, देश में जो संशोधन किया गया 1955 में, ये सोच समझ के किया गया कि नहीं किया गया? आप बताइए मित्रों, किया गया कि नहीं किया गया? चलिए आगे बढ़े। अब मोटा भाई ने जो संशोधन किया पूरा बवाले हो गया। चलिए आगे समझते हैं। 5वां टाइप का नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने विधि से नागरिकता मिली थी? 4। समझ में आ गया? बताइए, जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी?
लेकिन जन्म लेने वाला व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोनो आके ही डिलीवरी हो गया भारत का नागरिक हो गया, होगा क्या? ऐसे नहीं होगा यहाँ पर। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार, हम सबको नागरिकता कैसे मिले? वंश, हम लोग को वंश के आधार। कोई दिक्कत बाबू? वंश में पहले वंश में किसका देखा जाता था? पिता। अभी वंश के आधार पर माता, माता पिता दोनों को देखा जाता है। बताइए, जो पहले पिता को दिया था गलत किया था कि नहीं किया? माता को जरूरी तो सोचा माता का ही होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अगला देखते हैं, 5वां नंबर। पंजीकरण में कितना साल बाबू? 7 साल। पहले पंजीकरण में 5 साल था, अभी कितना है? 7 साल। मिसयूज होने लगा था ना 5 साल। 5 साल समय जाते टाइम लगता है। 2 साल तो कोरोना खा गया, 5 साल तो इसे चला जाता है आदमी को। आगे देखिए, ये 5 नंबर जो कर रहा है, इसमें कर रहा है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि, अर्जित भूमि मतलब क्या होता है? अगर हमने कोई भूमि पर कब्जा कर लिया, हमने अगर किसी भूमि पर कब्जा कर लिया, तो ये बताइए, जो कोई एक जगह है, सपोज कीजिए कि कोई नेपाल, तो नेपाल में पैदा होने वाला भारत में तो पैदा ही नहीं होता, वो तो नेपाल में ही होता है, तो इस आधार पर तो नागरिकता वहां मिलेगी नहीं। और नेपाल में लोग हैं, वो हमारे कोई वंशज भी नहीं है, उनको नागरिकता नहीं दे सकते हैं। नेपाल अचानक हमने किसी दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, हालांकि नेपाल नहीं बोलेंगे, एक मतलब एक गलत मैसेज जाएगा। अब हमने किसी दूसरे देश पर क्या कर लिया? अरे सीधे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, गलत मैसेज जाएगा यहाँ पर। हम लोग ने किस पे कब्जा कर लिया? पूरे पाकिस्तान। तो भाई जब हम कब्जा कर लेंगे तो उसमें जो अच्छे लोग हैं उन्हें नागरिक देंगे कि नहीं देंगे? बाकी गलत लोग को मार देंगे हम लोग। तो अच्छे लोगों को किस आधार पर नागरिकता देंगे? कितने लोग बता सकते हैं अर्जित भूमि के आधार पर किसे नागरिकता दी गई होगी? किसे याद आया? किसे? सिक्किम। 16 मई 1975 सिक्किम को कहा मिला लिया गया? भारत में। तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता देंगे कि नहीं देंगे? किस आधार पर? अर्जित भूमि। सिक्किम में दे दिया गया अर्जित भूमि। जब हम पीओके को लाएंगे, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, तो वहां के लोगों को भी हम क्या देंगे? नागरिकता। किस आधार पर? अर्जित। जब हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान किसी को भी कब्जा करेंगे तो किस आधार पर? अर्जित। हालांकि भारत की ऐसी नीति नहीं है, क्षेत्रफल विस्तार की नीति हमारी नहीं है। तो नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? ये खड़े कोनो कोनो एग्जाम में पूछ देता है, कितनी विधियां? 5। कितनी विधि? किसी को कोई दिक्कत? नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया? 1955। पहला संशोधन 1966। दूसरा का संशोधन 1992। तीसरा संशोधन आया था 2003। 3 में भी संशोधन हुआ, वो कोई खास संशोधन नहीं था। 2003 में कहा गया कि जो जन्म के आधार पर नागरिकता है, और 86 में कहा गया था कि माता पिता भी भारतीय होने चाहिए। तो 92 में तो जन्म के आधार पर कहा था ना कि माता या पिता में से एक भारतीय रहेगा तभी। तो 2003 में कह रहा है, बहुत नॉर्मल चीज, कि आपको नागरिकता वैधानिक तरीके से लेना है, लीगल तरीके से लेना है। अगर आप इलीगल तरीके से लिए रहेंगे तो नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। कोई बड़ी बात है? आप तो इलीगल तरीके से मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी लिए रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। नागरिकता तो बहुत बड़ी चीज होती है। इलीगल तो कुछ भी लेंगे तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। जमीनों लिखवा लीजिए आप इलीगल तरीके से, कोर्ट खत्म कर देगी। तो 2003 वाला संशोधन बहुत बड़ा संशोधन नहीं था। नागरिकता कैसे कैसे मिलती है समझ में आ गया? अब नागरिकता खत्म भी कैसे हो सकती है? नागरिकता खत्म हो सकती है कैसे? तो बताइए, दिए पागल हो जाएंगे, देश विरोधी काम करने लगे, सनक जाएंगे, आपकी नागरिकता क्या करेगा? खत्म। एकदम भयानक डिजाइन से पगला जाएंगे तो आपको नागरिकता देगा जी? काहे नहीं देगा नागरिक? आप उसको नागरिकता देने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन उस नागरिकता के बदले में आप जो जो चीज का उपयोग करेंगे वो तांडव मचाएंगे जिसका कोई है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको लाइसेंस भी मिल सकता है हथियार का। अब पता चला सनक गया है, अब पूरा 100% पागल नहीं, कुछ कुछ अजीब पागल होता है सब, बैठे बैठे रहेगा सब बिखिया जाके, सब गुस्सा तुरंत आएगा। और भारत का क्या रहेगा? नागरिक। अब पता चला वो आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा के बंदूक लेके घूम रहा है इससे, और जहां कुछ हुआ हमको बोलेगा रे ले, दिक्कत हो जाएगा वहां पे। तो कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां? अब ध्यान से समझिए, कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक नहीं है तो भारत में वो आधार कार्ड बनवा लेगा, पैन कार्ड हम लोग की तरह छुट्टा सांड की तरह घूम लेगा? नहीं घूम पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो इसके लिए 2005 में, कितने में? 2005 में एक संशोधन किया गया। 2005 में संशोधन करके कहा गया, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या कहा गया?
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले आप समझिए एनआरआई, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो अभी भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है। नॉन रेसिडेंट इंडिया, वो भारत का है लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा। जैसे हम 10 दिन के लिए जापान घूमने गए तो क्या हम एनआरआई हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। एनआरआई कैसे हो जाए? घूमने गए लेकिन हम जापान में चले गए काम करने के लिए और 2 महीना काम करके आए तो एनआरआई हो जाएंगे? नहीं होंगे। देखो भैया एनआरआई का शर्त समझिए, एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडिया है, विदेश में कम से कम 6 माह रहा हो या 6 महीना अगर हम पढ़ाई करने चल गए अमेरिका तो क्या हो जाएंगे? एनआरआई। 6 महीना बिजनेस करने चले गए एनआरआई, 6 महीना से ज्यादा काम करने चले गए एनआरआई। तो एनआरआई होने के लिए आपको विदेश में काम करने, पढ़ाई करने या नौकरी उकरी के काम से, शिक्षा के काम से अगर आप जाएंगे और 6 महीने से ज्यादा रह जाते हैं तो क्या कहलाएंगे? एनआरआई। एनआरआई लोग बहुत अच्छे होते हैं। भारत में 55 लाख से ज्यादा एनआरआई गल्फ कंट्री, अरब देशों में नौकरी करते हैं। वो वहां का खाना खाएंगे, वहां का ऑक्सीजन लेंगे, वहां से सैलरी लेंगे, वहां पे घूमे फिरेंगे और अपना पूरा का पूरा पॉकेट खर्चा छोड़ के कुल अपनी पत्नी के अकाउंट में भेज देंगे, चाहे माता पिता के अकाउंट में भेज देंगे। तो अरब वाले बहुत अच्छा रहे। वो लोग क्या है? एनआरआई। भारत में जो बेंगलोर वगैरह की कंपनियां हैं, आईटी कंपनी वगैरह, यहाँ पर अगर वो यहाँ 1 लाख कमाती है तो अमेरिका चल जाती है तो 10 लाख कमाते हैं। तो यहाँ से ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ भाग जाते हैं? अमेरिका। तो वो क्या कहलाएंगे? एनआरआई। क्या कहलाएंगे? एनआरआई से पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है? हमारे लिए एनआरआई अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? आपको जानकर तजुब होगा, गल्फ कंट्री जितने भी हैं जहां पर लाखों करोड़ों वर्कर काम करते हैं, वहां का पूरा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी केरल के लोग उठा कर रखे। केरल की नर्स मिलेंगे, वहां के डॉक्टर मिलेंगे, यहीं के सब डॉक्टर उक्टर मिलेगा सब, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर सस्ता में इलाज करके निकाल देता है, एकदम बढ़िया से इलाज करके सस्ता में निकाल देगा। तो क्या हमारे लिए अच्छा है कि नहीं? कोई इंजीनियर मान के चलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर है, बेंगलोर में काम करेगा, उसको कितना मिलेगा? 1 लाख। अमेरिका चल जाएगा तो 10 लाख। भारत को बहुत मजा आ रहा था, वाह 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 वाह, सीधे भेजो 10 लाख भारत में। अमेरिका माथा पीट रहा था, तो हमारा सब पैसा जा रहा है। अमेरिका दिमाग लगा दिया, उन लोग से कहा कि तुम 10 लाख कमा रहे हो, अब भारत भेज रहे हो, अमेरिका की नागरिकता ले लो, तुमको 20 लाख मिलेगा। कहा कि सही बोल रहे हैं ट्रम्प, अब तो हम लोग के लिए ले भैंसों गई पगहो चल गए, खूंटो उखाड़ ले गया सब, वहां चल जाएगा। रीजन क्या है कि बड़े लोग जो करोड़पति हो जाते हैं फिर उनको बहुत ज्यादा इमोशंस खत्म होने लगते हैं, फिर वो लाइफ उनके लिए क्या हो जाती है? बिजनेस। और अमेरिका में हर सुख सुविधा, घर द्वार, बंगला, गाड़ी घोड़ा, हर चीज होते हैं सब वहां पर, तो वहीं बस गया। भारत के लिए माथा का सरदर्द हो गया। जो एनआरआई से पहले आदमी खुश होता था, अब एनआरआई ज्यादा कमाने लगता है तो डर लगने लगता है, गोइलो अब वही के नागरिकता ले लेगा। बताइए गड़बड़ है कि नहीं? 30-40 हजार कमा रहा है, 50 हजार, 2 लाख कमा रहा है तो वो नहीं छोड़ेगा भारत की नागरिक। लेकिन ससुरा अगर करोड़ों में कमा रहा है तो क्या कर देगा? छोड़ देगा। पहले एनआरआई के तौर पे ही तो गए थे सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गए थे कि नहीं? किस तौर पे गए थे? एनआरआई। 2 लाख 3 लाख कमाते थे, अच्छा भेजते थे। एक के बार जब करोड़ों कमाने लगे तो अमेरिका का ही के नागरिक हो जाइए ना, चल गए भारत से। सत्यम नडेला जो भारत से गए थे, सत्यम नडेला किस कंपनी के? जी माइक्रोसॉफ्ट। और सुंदर पिचाई गूगल। तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले वो तो एनआरआई के रूप में काम करने गए थे, और काम किए, सैलरी मिला, भारत को मजा आ रहा था कि 2 लाख 3 लाख 5 लाख भेज रहा है, 1 करोड़ भेज रहा है। जब देखा अमेरिका तक आ गया, यहीं की नागरिकता ले ली, सटक गया भारत का दिमाग। जो एनआरआई से पहले फायदा होता था, अगर देखिए अगर कोई एनआरआई है 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, भागेगा भारत से। कोनो एनआरआई 5 करोड़ कमाने लगा, गया भारत से। भारत के लिए सरदर्द हो गया कि भैया मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा लिखा के हम भेज रहे हैं टॉप ग्रेड वालों को, भाग के वहां चल जा रहा है। एम्स में डॉक्टर बना चल गया अमेरिका यहाँ पर। तो भारत सरकार ने कहा कि अब क्या किया जाए। इसके लिए 2005 में जो एनआरआई भाग गया था वहीं बस गया था, उनके लिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया 2005 में लाया गया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कब लाया गया? 2005। कहा गया कि जो जो भारतीय अमेरिका में या विदेश में एनआरआई के रूप में गया था, वहां काम किया था, लेकिन अगर वहीं बस गया तो हम आपको भी भारत की नागरिकता खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आपको देंगे
ओवरसीज नागरिकता, कौन सी नागरिकता? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस नागरिकता के तहत आप भारत में आके छुट्टा साड़ की तरह क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। जो जो सुख सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं सारी आपको मिलेगी। यहाँ आने के लिए आपको वीजा यानी भारत से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भारत के बाहर का है ना तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करता है भारत में आने के लिए, तो उसका वीजा देखा जाता है, फिर उससे कहा जाता है कि 5,000 रुपया लेंगे तब भारत में घुसने देंगे। और जो वीजा पे डेट लिखेगा ना कि भारत में 10 दिन रहिए तो 10 दिन रह सकते हैं। वीजा अगर आपका 2 महीना का है तो कितना रह सकते हैं, 2 महीने। अब वीजा अगर 1 घंटा का है तो एयरपोर्ट पे उतरिए, चाय पीजिए, चल जाइए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वीजा के लिए तो भारत सरकार ने कहा कि जो एनआरआई कंप्लीटली बस गया है उसको लाना जरूरी है कि नहीं। अरे एकदम खांटी आदमी है सब तो उसको कौन सी नागरिकता दी गई, ओवरसीज। कौन सी नागरिकता, ओवर। कहा गया कि अब भारत में आप वैसे ही आ सकते हैं जैसे भारत का नागरिक आ सकता है। तो जो जो सुख सुविधाएं हमें है वो सारी सुख सुविधाएं किसको है, ओवरसीज नागरिकता। बस एक चीज में कमी है, वो यहाँ राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ सकता है और ना यहाँ किसी को वोट डाल सकता है। तो उसको भी खुश, भैया अमेरिका गए। पहले अगर भारत में अगर कोई आता है विदेशी, मान के चलिए कोई अमेरिका का या भारत का ही नागरिक था, एनआरआई था, पहले जब छुट्टी पे आता था तो कोई दिक्कत था? आपके मोहल्ले में भी बहुत लोग विदेश में काम करते हैं कि नहीं करते जी? क्या आते हैं तो कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर वो वहां की नागरिकता ले लिया तो यहाँ अनुच्छेद 9 का उल्लंघन, सटला तो गई लो, यहाँ का खत्म। अब उसका सारा चीज क्या हो जाता है, खत्म। अब मेहमान बन के रह जाएगा। तो उसको भी भारत में आने में दिक्कत होता था। महीना महीना जाके पुलिस में रिपोर्ट कराओ कि अभी वर्तमान में हम जयपुर थाना के एरिया में है, फिर घूमने गया दिल्ली तो वहां रिपोर्ट कराओ अभी दिल्ली में है। बेचारा परेशान होकर आते ही नहीं थे सब, क्योंकि ये करोड़पति लोग हैं, आएंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इनको फायदा कमाने के लिए कौन सी नागरिकता दिया गया, ओवरसीज नागरिकता। कौन सी नागरिकता, ओवरसीज नागरिकता। इस नागरिकता के तहत वो भारत में घूम सकते हैं या नहीं? जो जो हम काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि नहीं? अकाउंट खुलवा लेंगे, जमीन खरीद लेंगे। अब भाई सब चीज वो कर सकते हैं, वोट डाल देंगे, वोट नहीं डाल सकते। लेकिन जमीन खरीदने से पहले उनको भी यहाँ पे एक गारंटर रखना पड़ेगा। चुनाव में खड़े हो सकते हैं नहीं। तो बताइए ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? एक नंबर हुआ। और इनके लिए हमेशा एक सम्मेलन बुलाया जाता है। जब महात्मा गांधी लौट के आए थे 9 जनवरी 1915 को, तो प्रवासी भारतीय दिवस, तो 9 जनवरी को हम लोग क्या बना देते हैं, प्रवासी भारतीय। और भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ऐसे बड़े बड़े लोग को लेटर लिखकर बुलाते हैं। और जब आते हैं ये लोग, बड़े बड़े लोग जो भारत को कभी छोड़ के गए थे, तो उनको रिसीव करने प्रधानमंत्री, आईएएस अफसर, कमिश्नर, बड़े बड़े मंत्री लोग खड़े रहते हैं और उनको स्वागत करते हैं। जब वो आते हैं तो कहते हैं वाह रे भाई वाह, भारत में अभियो इज्जत है, जितना दिन थे कोई इज्जत नहीं था, सजरा रंगदारी मांगता था, गुंडई करता था, अब देखो कितना इज्जत है। तो बड़े लोग जरा भी खुश हो जाते हैं ना। तो भाई देखिए, बड़े आदमी, कहा जाता है ना कि सोनार के घर का जो कचड़ा होता है ना, बनिया के बादाम से महंगा बिकता है। समझ में आया? तो वो लोग करोड़पति है। अब देखिए सुंदर पिचाई सत्यम नडेला 1% दान में दे दिया तो करोड़ों हो जाएगा, वो जिला का कल्याण हो जाएगा इस सब का। तो वो लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करने लगे। तो जो अमेरिका दिमाग लगाया कि एनआरआई को क्या करता था, नागरिक बना देता था, उसका काट करने के लिए भारत ने क्या बना दिया, ओवरसीज नागरिकता। बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? आप बताइए मित्रों, ठीक किया कि नहीं किया? इसीलिए आप देखिएगा लोग गरियाते कांग्रेस को है लेकिन मनमोहन सिंह को छोड़ देते हैं। कभी देखे पर्टिकुलर मनमोहन सिंह को कोई नहीं गरियाता, क्योंकि उस बंदे के अंदर बुद्धि बहुत, बोलते नहीं थे लेकिन खोपड़ा बहुत तगड़ा था उनका, इकोनॉमिक्स थे। और आप कभी नहीं सुने होंगे कि कोई मनमोहन सिंह को गरिया रहा है। और गरियाने वाला तो बापों को गरियाता है, वो अलग बात है। एक लॉजिक के साथ हम बात कर रहे हैं। तो वो इंसान के अंदर बड़ा लॉजिक था, वरना हम लोग तो परेशान हो गए थे। आप लोग तो जब एनआरआई धड़ाधड़ विदेश की नागरिकता ले रहे थे, भारत सरकार परेशान हो गई थी कि भाई साहब हम लोग ने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, ये गए नौकरी करने, हम लोग इंतजार कर रहे थे एनआरआई कमा कमा भेजेगा, उसको प्रमोशन कराएं और कमाएगा। ससुरा पूरे कमा के उधरे चल गए, यहाँ पे भाग गया वहां पे। तो इसके लिए क्या लाया गया, ओवरसीज नागरिकता। अच्छी बात है कि नहीं है? किसी को कोई दिक्कत है? ओवरसीज वाले जब भारत में आएंगे तो वीजा लेंगे, परमिशन लेंगे, थाना में रिपोर्ट करेंगे, कुछ रिपोर्ट, उन्हें भारतीयों की तरह ट्रीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? पूरा किया जाएगा। उन्हें परमानेंटली ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चला सकते हैं, कोई बात पर। क्या वोट डाल सकते हैं? वोट नहीं डाल सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, अब नेक्स्ट कल मंडे को समझा देंगे।